वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। संडे पॉडकास्ट की इस नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीक हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओस के बारे में। कुछ अच्छे आईपीओस, कुछ बुरे आईपीओस, हम आईपीओ इन्वेस्टिंग को कैसे अप्रोच करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। यस, तो जैसा कि हमने देखा कि पिछला साल जो था वो आईपीओस के लिए बहुत ही अच्छा था। ऑलमोस्ट 64 लिस्टिंग्स हुए थे 2021 में, जिसमें से जितना टोटल पैसा मतलब क्यूमुलेटिव मनी व्हिच वाज रेज्ड वाज क्लोज टू 1,20,000 करोड़। सो लास्ट ईयर बहुत ही मेजर आईपीओस आए थे। वन ऑफ द मेन आईपीओस वाज पेटीएम। सो इसी तरह जो आईपीओस आए थे उन्होंने जो अमाउंट रेज किया था वो भी काफी ज्यादा था। मोर देन 1 लाख crores was raised to IPO, so this is a big amount. Yes, Paytm was the biggest IPO. Right. So देखा जाए तो ट्रेंड अगर हम IPOs का देखें तो we've seen कि some of the years there have been low the number raised by the companies has been low, and some of the years there has been a high number of IPOs that have come. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये साइकिल्स कैसे अफेक्ट करते हैं IPOs को। अगर हम आईपीओस के बारे में बात करें, सो लास्ट 10 इयर्स के जो आईपीओस आए थे उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट रिसेंटली ईटी ने रिलीज किया था। सो उसके बारे में अगर हम बात करें तो 62.2% ऑफ द कंपनीज दैट हैव रेज्ड आईपीओ इन द लास्ट 10 इयर्स are no longer listed. So that is a huge stat that has come our way. 543 IPOs last 10 years में हुए हैं. So more than 300 companies that have done their IPO in the last 10 years have stopped trading. 3% जो कंपनीज थे 543 में से, उनका जो प्राइस ड्रॉप है वो मोर देन 80% हुआ है। 6 स्टॉक्स उनमें से पेनी स्टॉक्स हुए हैं, मतलब जो 10 रुपए के नीचे ट्रेड करते हैं। 4% have dropped 50 to 80% and 15% are trading below their issue price. तो काफी ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हमें लास्ट 10 इयर्स में थ्रू आईपीओस दिखता है। So cumulatively अगर हम देखें तो around 85% of the IPOs that have come in the last 10 years are trading below their issue price, the issue price at which they were offered to the public. उसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं। Yes, तो ये देखते ही मुझे चार्ली मंगर की एक बहुत फनी स्टोरी याद आती है। तो मिस्टर मंगर ये स्टोरी बताते हैं कि एक हॉर्स ओनर था जिसके पास एक बहुत खूबसूरत हॉर्स था, पर वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता था। तो वो हॉर्स ओनर एक वेट के पास वो हॉर्स को लेके जाता है और वो बोलता है कि इस हॉर्स का मैं क्या करूं, ये दिखता तो बहुत अच्छा है, बिहेव भी कभी कभी बहुत अच्छा करता है, बट बीच बीच में उसको वो बहुत ही एग्रेसिव होता है और बहुत वायलेंट बिहेवियर रहता है। तो वेट एक बहुत ही इजी सोल्यूशन देता है कि जब वो हॉर्स अच्छा बिहेव करे तभी उस हॉर्स को बेच दो। तो ये एक स्टोरी मतलब आईपीओ के साथ हम रेफर कर सकते हैं कि उनमें से 543 जो स्टॉक्स जिनका आईपीओ हुआ था, 62.2% को क्लोज टू चार्ली मंगर के हॉर्स की तरह दिखाई देते हैं। Right. And the crazy thing is only 2.7% of these IPOs have beaten the index in the last 10 years. Yes. So इसको अगर हम कंपेयर करें टू द हाइप जो आईपीओ में होता है, जब रिटेल इन्वेस्टर्स जब एक्साइट होते हैं कोई भी आईपीओ को देख के, then they don't know the fact कि only 2.7% of them are actually beating the index. Yes, और अगर स्टॉक में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली इंडेक्स बीट करना ही एक एम होना चाहिए। नहीं तो अगर the aim is not to beat an index, then you should actually invest just in an index fund. Correct, absolutely. So जो IPOs हम देख रहे हैं उसकी अगर हम जब अभी बात कर रहे हैं, then we'll see कि इंडिया के जो some of the biggest IPOs रहे हैं, they have all been wealth destructors. The biggest IPO so far in the Indian markets was Paytm, जो currently around 70% below the issue price trade कर रहा है। If we look at other IPOs like Coal India, Reliance Power, they are all trading way below their issue price. Yes, और रिलायंस पावर का जो सब्सक्रिप्शन था जो 2008 में हुआ था वो ऑलमोस्ट 70 टाइम्स था, और रिलायंस पावर जब इशू हुआ था तभी 2000 उसके थोड़े ही दिन बाद 2008 का क्रैश हो गया था। करेक्ट, एंड the euphoria at the time of Reliance Power's IPO was really next level. The only thing that people were seeing कि इस कंपनी का नाम रिलायंस है, बस उसके बेसिस पे बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया था। Around 7 lakh crores of application was received for the IPO. Yes, और हमें ये भी देखना चाहिए कि मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स कैसा अप्रोच रखते हैं आईपीओस में। सो बेसिकली 2 मिनट का रिसर्च होता है कि चलो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और अपना लिस्टिंग प्राइस अगर मिला तो मिला या फिर नहीं, लॉस हुआ तो लॉस हुआ। तो ऐसा बेसिकली अप्रोच नहीं होना चाहिए एक आईपीओ के लिए।
और ये भी एक की पॉइंट है कि आईपीओ जो है उसमें कितना ओएफएस है और कितना पैसा बिजनेस रेस कर रहा है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, यानी कि उसमें से प्रोमोटर या फिर प्राइवेट इक्विटी जो है वो कितना स्टेक सेल कर रही है, और आईपीओ में बेसिकली पैसा कितना बिजनेस रेस कर रही है। Correct. तो अगर हम देखें तो मोस्टली जो भी ओएफएस रहते हैं, दो मेजॉरिटी ऑफ ओएफएस हैव नॉट डन वेल। करेक्ट। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत नेसेसरी है कि कितना ओएफएस है एंड कितना फ्रेश इशू है, क्योंकि ओएफएस हमने लास्ट ईयर देखा कि बहुत सारे कंपनीज आ रहे थे जो 100% ओएफएस लेके आ रहे थे। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रेड सिग्नल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर, बिकॉज यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, दे आर लुकिंग टू सेल, whereas all the retail investors are jumping on to buy the stock. Yes. So this is a very disturbing trend. अगर कोई कंपनी 100% OFS कर रहा है तो मेरे को तो मतलब OFS जो लगता है कि एक सेकेंड हैंड कार का ट्रांजैक्शन लगता है। right. तो बेसिकली जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस रहता है। सो अगर मैं सेकेंड हैंड कार तुम्हें बिकता हूँ, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि कार में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इसलिए मैं बेच रहा हूँ। And I know कि कार में कुछ भी मतलब I know the true price of the car because I know the condition of the car. You don't, so you have to bring an knowledgeable mechanic, और या फिर तुम्हें खुद ज्यादा नॉलेज होगा तो तुम भी वो कार का एनालिसिस करके बता सकते हो कि उसकी ट्रू प्राइस क्या रह सकती है। correct. और ऑफर फॉर सेल में जो प्रोमोटर्स या फिर प्राइवेट इक्विटी रहती है उन्हें बिजनेस का सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को बिजनेस का मतलब इफ दे डोंट नो व्हाट दे आर बाइंग इनटू, देन एक्सपेक्टेशन कि यार मुझे अच्छा गेन मिलेगा, वो बहुत ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल कीप अ वेरी सिंपल अप्रोच कि कोई आईपीओ आया है, 14,000 रुपीज मुझे उसमें लगाने हैं, 14,000 के रेंज में होता है। लोग जीएमपी देख लेते हैं, 300 का इशू प्राइस है, जीएमपी अराउंड 300 रुपीज है, तो मेरे 14,000 28,000 हो जाएंगे। सो इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज हमें बहुत चीजें देखनी होती है। हमने तो कितनी बार देखा है कि जीएमपी भी डिटोरेट होते जाता है जैसे जैसे इशू डेट पास में आ रही है। सो it is very important to understand the business, understand the valuations, because आपको ये ध्यान रखना है कि कोई टाइम का सही फायदा लेके प्रोमोटर्स कहीं एक सही टाइम चूज करके अपना कंपनी अच्छे प्राइस पे तो नहीं बेच रहे। यस, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि विदाउट एनी रिसर्च आईपीओ को अप्लाई कर देते हैं एंड द प्राइस गोज डाउन, एंड फिर सेबी को ब्लेम करते हैं कि क्यों सेबी ने ध्यान देना चाहिए। ये केस एक्चुअली हुआ था इन 2008 when रिलायंस पावर का आईपीओ जब आया था। सो अभी इन हाइंडसाइट अगर हम रिलायंस पावर को देखते हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि हाउ रिडिकुलस द इशू वाज। कंपनी के पास हार्डली कुछ असेट्स थे, हार्डली कुछ टर्नओवर था, प्रॉफिट भी बहुत ही कम था, and the amount of market cap that the issue was commanding was astronomical. Yes. और अभी बैड आईपीओस के बारे में अगर मतलब बात की जाए, बट ऐसा ही नहीं कि सारे आईपीओस बैड रहते हैं। कुछ आईपीओस ट्रूली अच्छे रहते हैं जिसमें बिजनेस को बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो पैसा रेज करती है एंड दे यूज दैट मनी इनटू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस। करेक्ट। So among the few good IPOs that have come over the last few years, हमारे पास कुछ अच्छे examples भी है जहाँ पर शेयरहोल्डर्स की वेल्थ जो है वो इंक्रीज भी हुई है। फॉर एग्जांपल सबसे एक एग्जांपल जो सबसे पहले दिमाग में आता है दैट इज ऑफ डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। सो द कंपनी इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी जो सुपरमार्केट चलाती है। दे हैव वेरी गुड ग्रोथ, नंबर ऑफ स्टोर्स वो इंक्रीज कर रहे हैं। उनका जो इशू प्राइस था वहां से द स्टॉक इज नाउ मोर देन 10x। सो कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जहाँ पे बिजनेस इज रियली गुड, ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें काफी अच्छी है, एंड इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू ओन। यस, और एक एग्जांपल जैसा है कि एंजल वन जो बेसिकली एंजल ब्रोकिंग वो पहले एक फुल सर्विस ब्रोकर था, बट जैसे हमें देखता है कि जीरोधा, अपस्टॉक्स ने बहुत मतलब ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो एंजल ब्रोकिंग का फोकस फुल सर्विस ब्रोकिंग से डिस्काउंट ब्रोकिंग पे ज्यादा हुआ, और फिर एंजल ब्रोकिंग ने नेम चेंज करके एंजल वन बिजनेस का नाम दिया और देन आईपीओ निकाला। करेक्ट। सो ये डिस्काउंट ब्रोकिंग की जो थीम है ये लास्ट 2 इयर्स में काफी इंक्रीज हो रही है। जैसे लॉकडाउन आने के बाद द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। सो डिस्काउंट ब्रोकिंग की जो थीम है वो एक बहुत प्रेवलेंस ले रही है फिलहाल, and we can see that in the numbers of even other broking companies. Yes. So Angel One has done that theme, they have played that theme really well, and even more अब जैसे LIC के IPO की जब बात हो रही है,
So there is a quota for policy holders. Again, the number of people who are looking to get a demat account is increasing. Yes, तो ये थोड़ा मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देके अगर कौन सा भी आईपीओ, नॉट जस्ट एलआईसी, no matter what the IPO is, they should have a certain basic information कि कंपनी करती क्या है, इंडस्ट्री के टेलविंड्स है भी या नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, प्रोमोटर स्टेक बेच रहे हैं या नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने लेनी चाहिए. Another good IPO that comes to my mind is Polycab, which made its issue at 550 rupees per share. So this is a good business. It's a B2B business. It is into wire industries. ये अच्छा एक IPO है. मुझे याद है कि it is one of the IPOs जो मुझे लगा था. I think इसके बाद मुझे कोई भी IPO लगा नहीं है. कुछ fortunately, कुछ unfortunately. But Polycab has done well as a business. Unfortunately कौन सा लगा? I think unfortunately I'm I remember applying to the IPO of SBI Cards, जो fortunately मुझे लगा नहीं. तो फिर दूसरा एक गुड कंपनी थी वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. तो बेसिकली दे आर इनटू पावर एक्सचेंज ट्रेडिंग और इंडिया का पावर एक्सचेंज मार्केट बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है. तो कंपनी बेसिकली इज अ मोनोपोली, उनके पास 95% ऑफ मार्केट शेयर है. तो दैट वाज अ गुड आईपीओ. आईआरसीटीसी एक खुद ही आईपीओ के इसमें एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी है. करेक्ट. सो आईआरसीटीसी का प्राइसिंग जो हुआ था आईपीओ पे, दैट वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ नॉट इवन 20 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स. सो इस कंपनी का ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग इटसेल्फ 100% गेन हो गया था. एंड आगे जाते हुए गवर्नमेंट ने they expressed their disappointment with the merchant bankers also. Yes, गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है वो वैल्यूएशन करने में गलत हो चुके हैं एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी वाज डिस्कवर्ड बाय द मार्केट. और तभी से IRCTC has been like went up twice, thrice, more than thrice, I guess. I think IRCTC के साथ गवर्नमेंट को जो एक फोमो सा फील हुआ है about missing out on earnings. Yes. You can see that in the decision making of the government also later. जब अक्टूबर में उन्होंने 50% कट ले लिया था रेवेन्यू में and then they later even reversed that. Yes. और एक पॉइंट ये ऐसा है कि मोस्टली आईपीओज में टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो जो भी अगर सेल कर रहा रहेगा, मतलब अगर बिजनेस अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रही है या फिर एक प्रोमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है, दे विल ऑलवेज गो फॉर अ हायर वैल्यूएशन. और हायर वैल्यूएशन हमेशा एक अच्छे मतलब जब मार्केट का मूड अच्छा हो, मतलब जब मार्केट खुद ही एक अप ट्रेंड में हो तभी मिल सकता है. करेक्ट. जैसे हम लास्ट सितंबर अक्टूबर में देख रहे थे, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट एवरी वीक से भी 2-3 अनाउंसमेंट्स के साथ आ रहा था अबाउट आईपीओस. मोर एंड मोर कंपनीज वर गेटिंग आईपीओ अप्रूवल्स. आई रिमेंबर फार्म इजी ने भी अपना फाइलिंग्स किया था ऑफ डीआरएसपी विद सेबी, बट लेटर जब दिसंबर जनवरी में मार्केट गिरने लगा, दे हैव स्टार्टेड डीलिंग देयर आईपीओस. 2021 में 64 आईपीओस टोटल हुए. 2013 और 14 में जब मार्केट इतना अच्छे मूड में नहीं था, जहाँ पे एक स्टेबल ट्रेंड था, वहां से दोनों इयर्स में कंबाइंड सिर्फ 7 आईपीओस हुए थे. अगेन कुछ लोगों का ये मानना होगा कि हमने बात की है आईपीओस की, उनके 10 ईयर के रिटर्न की, लेकिन मुझे 10 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना ही नहीं. मुझे बस एक आईपीओ को अप्लाई करना है, लिस्टिंग डे पे मैं बेच दूंगा. लेकिन आप जिस जीएमपी को देख रहे हो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द आईपीओ, वो शायद इशू प्राइस तक रहे भी नहीं. ये हमने एसबीआई कार्ड्स के केस में देखा था. जब एसबीआई कार्ड्स का इशू जो आया था, दैट वाज जस्ट बिफोर द पैंडेमिक. यस, तो टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में. The business is good, but the current market price is just about 50% of their listing or issue price. तो टाइमिंग जो थी वो रिटेल इन्वेस्टर यानी कि इन्वेस्टर जो आईपीओ को अप्लाई कर रहे थे उनकी गलत थी, क्योंकि थोड़े ही दिन में क्रैश हुआ, मतलब कोविड का क्रैश हुआ था. बट जो प्रोमोटर्स थे या फिर जो स्टेक सेल कर रहे थे उनकी टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट थी कि जस्ट क्रैश के पहले ही उन्होंने अपना आईपीओ से पैसे रेज किया था. आई रिमेंबर वो एसबीआई कार्ड्स का जो पूरा अप्लाइंग के टाइम का जो टाइम पीरियड था, जहाँ पर जीएमपी पहले बहुत अच्छी लग रही थी एंड एवरी डे इट वाज डिक्रीजिंग. सो स्टार्ट में लोग होप कर रहे थे कि मुझे आईपीओ लगे, बाद में होप कर रहे थे कि मुझे आईपीओ ना लगे. तो अभी लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम जैसे देखते हैं कि हमें पता है कि कौन सा आईपीओ बुरा, मतलब कौन से आईपीओ ने बुरा किया है, कौन से आईपीओ ने अच्छा किया है. इसमें एक बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमारे इसमें एक हिंडसाइट बायस है. बट हिंडसाइट बायस हम तब कह सकते हैं कि इफ आई वुड हैव सेड कि यार पॉलीकैब को अप्लाई करना चाहिए था, राइट, या फिर यार आर पावर को अप्लाई नहीं करना चाहिए था. हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हिंडसाइट बायस तो बीच में आता ही है, और हिंडसाइट बायस की वजह से ही हिस्ट्री को हम स्टडी कर सकते हैं.
सो द होल मोटिव ऑफ टॉकिंग ऑन दीज आईपीओस इज कि हमें ब्लाइंडली कोई भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करना है, जस्ट लुकिंग एट कि इसका जीएमपी अच्छा है या फिर ये बिजनेस अच्छा है या फिर ये कंपनी को मैं जानता हूँ. दैट इज नॉट इनफ टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पिछले आईपीओस में जो हुआ है वहां से हमें क्या सीखना चाहिए. एज एन इन्वेस्टर, द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट पीपल हैव लॉस्ट इन आईपीओस, वहां से हमें ये सीखना है कि हम आगे की डिसीजंस कैसे अच्छे से लें. और प्राइवेट मार्केट में वैल्यूएशन करने के तरीके और पब्लिक मार्केट में वैल्यूएशन करने के तरीके बहुत अलग रहते हैं. जो प्राइवेट मार्केट में सिर्फ वैल्यूएशन दो ही एंटिटीज के बीच में होता है, एक तो बायर एक तो सेलर. पब्लिक मार्केट में हर दिन एक कंपनी का वैल्यूएशन मॉडल बनाया जाता है, हर दिन कंपनी के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अर्निंग्स के बारे में बात की जाती है. So that's what we are seeing with a company like Paytm, जहाँ पर अब तक वो कंपनी पब्लिक नहीं थी. They could have a different way of behaving with the investors. Yes. But now because they are in public purview, उनको एक अलग टाइप से बिहेव करना चाहिए. They have to be very wary of वो किन चीजों की बात कर रहे हैं, किन चीजों के वो like overall वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं. That needs to be changed when you become a public company. Yes. तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम खत्म करना चाहेंगे. तो बेसिकली आईपीओस में ध्यान मतलब अप्लाई करने के वक्त यही देखना चाहिए कि बिजनेस अच्छा हो, सेक्टर अच्छा हो, प्रोमोटर का मतलब स्टेक सेल हो रहा है या नहीं, इशू मतलब जो इशू रेज कर रहे हैं वो कहाँ पे पैसा यूज करने वाला है, और यही कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मतलब अप्लाई करने के वक्त ध्यान में रहने चाहिए. सो ऑन दैट नोट वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप watching Yajna Investment Academy. Thank you.